नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है। बहुत ही 4-5 बुक का कलेक्शन है और बहुत मेहनत लगी है इन 25 क्वेश्चनों को बनाने में भाई। ठीक है, तो आपके पास काम रहेगा, आप अटेम्प्ट करेंगे और बिना हाथ में दर्द हुए आप नीचे कमेंट भी कर देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जस्ट ए सेकेंड। ओके, कौन से वर्ष में डीडी ज्ञान दर्शन आरंभ हुआ था। डीडी ज्ञान दर्शन कब आरंभ हुआ था। सन 2000 में हुआ, या फिर 1996 में हुआ, 1998 में हुआ, और या फिर 1994 में हुआ। बताओ कब हुआ। तो ये कब हुआ, सन 2000 में। ठीक है, और डेट क्या थी, 26 जनवरी सन 2000 को। किस किसने चालू किया, MHRD। MHRD का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। आज इसको क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय प्लस इग्नू। इग्नू जो हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और उसके बाद में आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना प्रसारण मंत्रालय तीन एजेंसियों ने मिलकर क्या किया, इसका चैनल का आरंभ किया। कब किया, 26 जनवरी 2000 को। याद रखेंगे प्लीज़। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना प्रारंभ हुई। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEGP भी बोलते हैं इसको। कब चालू हुई, 2001 में, 2003 में, 2005 में या 2006 में। भाई देखो, आज जिस आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल्यवान जाति और भी वोटर ID, सारे के सारे जितने काम होते हैं, और इसी नीति के माध्यम से जन सेवा केंद्र खोले गए हैं। आज हमारा इतना काम सुगम हो गया है, हमें तहसील नहीं जाना पड़ता। कौन सी नीति की करामात है भाई, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस नीति की कमाना। और एक कब आई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता। कब आई, 2006 में। ओके, प्लीज़ याद रखेंगे। और कौन सी मिनिस्ट्री है इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको MeitY भी बोलते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन, RTE। देखो, हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लो। RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह बताती है कि माता पिता का संरक्षण का कर्तव्य होगा कि वह अपने आसपास के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान को प्रवेश दिलाए। माता पिता का यह कर्तव्य है और मैंडेटरी है कि वो अपने बच्चे को आसपास के स्कूल में दाखिला दिलवाए। कौन सी धारा है, धारा 3, धारा 10, धारा 7, धारा 15। कौन सी धारा है, धारा 10। तो यहाँ एक चीज़ कन्फ्यूजन करने वाली होती है, एक तो होती है RTE, एक होती है RTI। तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन, ये तो एजुकेशन वाली है। और RTI क्या है, ये इंफॉर्मेशन वाली है, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, ये कब आया, 2009 में। ये कब आया, 2005 में। ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। इतना ज़्यादा फ़र्क है और दोनों ही पूछे जाते हैं। ठीक है, RTE भी। और एग्ज़ाम टाइम पे ना RTI का आयुक्त मतलब जो शेयर अध्यक्ष है वो भी याद रखना है आपको एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को RTE आया और इसकी धारा 10 भी याद रखेंगे आप। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई, 17 मई को, या 20 अप्रैल को, या 17 मार्च को, या 17 अप्रैल को। कब हुई, 17 अप्रैल को हुई। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, GB मावलंकर। कौन थे, GB मावलंकर। ओके, याद रखेंगे भाई। 5वां क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। अरे जब राज्य सरकार जो होती है, अगर वो सही तरह सुचारू रूप से अगर कार्य नहीं करती, व्यवस्था पूरी भंग हो जाती है, तो मान लिया जाता है कि भाई राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो वहाँ क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है, प्रेसिडेंट रूल। और एक कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 356। ठीक है, मैंने पॉलिटी की सीरीज में पूरा आपातकाल पढ़ा है, 356, 358, 360, 353। ठीक है, 6वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। एटक की बात कर रहा है, एटक। बताओ। तो यहाँ से
तिलक हैं, हाँ दीवान चमन लाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, या बिपिन चंद्र पॉल हैं। तो प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि इसकी स्थापना किसने करी थी। देखो एटक की स्थापना किसने की है, मैंने पिछली हिस्ट्री वाली सीरीज में बताया था, NM जोशी। और ये कौन है, ये फादर हैं किसके, ट्रेड यूनियन के, मजदूर ट्रेड यूनियन के, भारत में मजदूर श्रमिक संगठन के स्थापना के जनक कौन है, NM जोशी हैं। और इन्होंने किसकी स्थापना करी, एटक की स्थापना करी। कब करी, 1920 में। लेकिन एटक के अध्यक्ष की बात कर रहा है, अध्यक्ष कौन है, तो लाला लाजपत राय। प्लीज ध्यान रखेंगे आप इसको। 7वां क्वेश्चन, यंग इंडिया में किसने लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीति और राष्ट्रीय दोनों थी। ये कोट अपने आप में क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है, बल्कि 3 क्वेश्चन निकलेंगे इसमें से। कैसे बताओ, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बोस, लाला लाजपत राय। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा इसका लाला लाजपत राय। अब यहाँ क्या है कि यंग इंडिया जो बुक है वो तो गांधी जी की है, ठीक है, सॉरी न्यूज़पेपर, माफ करना, न्यूज़पेपर किसका है, गांधी जी का। लेकिन बुक किसकी है, लाला लाजपत राय की। और लाला लाजपत राय ने ही अपनी बुक यंग इंडिया में क्या लिखा था कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने लिखा कि यह राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। तो आंसर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बुक भी पूछ सकता है और न्यूज़पेपर भी पूछ सकता है। ओके। 8वां क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह के सिर पर रखे हुए या धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं। पता है क्या कह रहा है, जो शेर है उसके भी ऊपर कोई स्तंभ था, जो महाविद्वानों ने वो खोजा था कि भाई इसके भी ऊपर कोई स्तंभ रखा हुआ, और वहां पे कितनी तीलियां थी, 12, 22, 32, 41, कितनी थी, वहां पे थी 32 तीलियां। अगर ऑप्शन में 32 नहीं हो, अगर केवल सिंह के स्तंभ पर पूछे तो कितनी तीलें आएंगी, 24 आएंगी, ठीक है, जो आज भारत के किसमें है, तिरंगा में भी हैं। समझ आया ना। ओके। 9वां, भारत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसको क्या बोलते हैं, अभियान, रामसा, फेमस है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ, बताओ किस वर्ष आरंभ हुआ रामसा, बताओ। 2007, 2009, 2008, 2010। तो कब हुआ, 2009 में। क्वेश्चन नंबर 10, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा जोखिम से, जलवायु परिवर्तन से, जैविक विविधता से, या सूचना सुरक्षा से, ठीक है। स्पेशली देखो जलवायु परिवर्तन में ही तो आता है ना आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम, डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर बायोडाइवर्सिटी। लेकिन यहाँ स्पेशली के लिए पूछा है, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, किससे है, डिजास्टर मैनेजमेंट से, गलती से मत कर देना जलवायु से। ओके। और सेंडाई फ्रेमवर्क ये पूछ लेता है कहाँ हुआ, सेंडाई जगह कहाँ है, तो जापान में है, ठीक है। कब हुआ, 2015 से कब तक लागू रहेगा, 2030 तक। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये फ्रेमवर्क 2015 से और 2030 तक चलेगा। भारत भी इसका क्या है, सिग्नेटरी है। मंडल आयोग का संबंध किससे है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर OBC से, या फिर सभी से, किससे है, OBC से है। देखो कब आया, 1979 में। इससे पहले भी एक आयोग आया था, कालेलकर आयोग, कब आया, 1953 में, ठीक है, OBC के लिए। अब OBC को 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक अधिनियम 2018 से क्या बना दिया है, संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कहने का मतलब ये है कि पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसको 102वें संविधान संशोधन के तहत 2018 के तहत संवैधानिक क्या है, एक संवैधानिक संस्था बना दी है। पहला आयोग पिछड़ा वर्ग से संबंधित कौन था, कालेलकर आयोग, कब हुआ, 1953 में। और मंडल आयोग कब आया, 1989 में। और किससे संबंधित है, पिछड़ा वर्ग जाति या पिछड़ा वर्ग आयोग से। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, अनुच्छेद 338B, ठीक है भैया। इतनी इन्फॉर्मेशन तो याद रखनी ही पड़ेगी आपको। क्वेश्चन 12वां,
कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? आदर्शवाद तो करता नहीं है, समाजवाद तो बिल्कुल करता है, व्यक्तिवाद, या अगर व्यक्तिवाद की जगह पूंजीवाद भी होता तो उत्तर क्या होता? व्यक्तिवाद और या फिर पूंजीवाद। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। अरे व्यक्तिवादी तो चाहता है कि भाई हमसे कोई इंटरफेयर ना करे, जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। ओके, चलो 13वां क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? मैंने जो पूरे के पूरे जो चार्टर एक्ट जो पढ़ाए हैं ना, मैंने स्पेशली आपको सारे के सारे एक्ट पढ़ाए हैं। चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसका आंसर बताओ सारे लोग। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, माउंट चैम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत शासन अधिनियम 1935? कौन है आंसर? कौन है इसका आंसर? मार्ले मिंटो। देखो मार्ले कौन है? दो लोग होते हैं हमेशा। मार्ले कौन होगा? ये तो होगा सचिव होगा। और मिंटो कौन होगा? ये होगा जीजी, गवर्नर जनरल। ठीक है, ये कौन है मिंटो? इसको कौन क्या कहते हैं? इसको सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक है ये। अरे हिंदू मुस्लिमों के लिए इसने अलग से वोटर निर्वाचक मंडल की आवश्यकता कर दी थी, जहां हिंदू वोट नहीं देंगे, केवल मुस्लिम अपने आदमियों को चुनेंगे। ठीक है, तो ये कौन है? जनक है। कौन? मिंटो। जो मिंटो है भारत का गवर्नर जनरल रहा है 1909 में, और ये कौन है? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक है। प्लीज़ याद रखिएगा इसको। 14, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख करता है? कौन से विद्रोह का उल्लेख करता है? बताओ। सन्यासी का, पागलपंथी का, नील का, है कोई नहीं? तो किसका करता है? सन्यासी का। और इनके ही उपन्यास से क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या है अपना? वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम। ठीक है, ये कहाँ हुआ? बिहार और बंगाल में ये हुआ। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या है? सारनाथ स्तंभ में कुल कितने पशुओं की आकृति है? 4, 8, 5 या फिर तो कितने हैं इस पर? सारनाथ स्तंभ पर कितने आकृति हैं? कितने की? 8 हैं। 8 में अब देख लें, 8 में कौन कौन से जानवर है? एक तो शेर है भाई, लॉयन की कितने मूर्ति हैं? 5 हैं, प्लस 3 किसकी हैं? बुल। ठीक है, एक बुल है, और कौन है? एलिफेंट है, और कौन है? घोड़ा है। ठीक है, तो 5 ये, 3 ये। गाय या फिर कुछ और मत कर देना, इसलिए मैंने यहाँ लिखाया है बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। इसकी जगह कुछ चीता बीता आ जाए ना, टाइगर वाइगर, ऑप्शन में मत करना भूल के भी। शेर है, बैल है, हाथी है और घोड़ा है। ओके, ये आप याद रखेंगे। और 8 पशुओं की आकृतियां हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोविंद सागर झील कहाँ है? तो ये कहाँ है? हिमाचल में। आज थोड़ा सा कंफ्यूज भी दूर होगा। देखो हिमाचल के अन्य लेक क्या हैं? पंजाब की थोड़ा सा और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में। देखो यूपी में ना, ये तो गोविंद सागर लेक कहाँ है? हिमाचल में है, ये क्लियर है। लेकिन गोविंद सागर पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? ये यूपी में है। झील कहाँ है? हिमाचल में है। और ये सी कहाँ है? ये यूपी में है। ठीक है। उसके बाद में यूपी में अन्य लेक कहाँ है? कीठम लेक, सूरताल, मोती झील। ठीक है, और उसके बाद में रामघरताल। क्या है? कीठम लेक, सूरताल, मोती और रामघर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, रामघरताल। तो यूपी की ये लेक्स ना याद रखिएगा। और उसके बाद में फेमस क्या है? बखीरा। ठीक है, बखीरा। हरियाणा में सुल्तानपुर लेक, सूरजकुंड,
बहुत फेमस है। बड़खल, 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 सूरजकुंड, सुल्तानपुर, पंजाब में रोपर लेक है, और आपका हरीके है, हरीके बैराज है, ठीक है, सुखना है, ठीक है, कंजली है। प्लीज़ याद रखेंगे, हरीके याद रखेंगे, सुखना याद रखेंगे, कंजली याद रखेंगे। यूपी में गोविंद बल्लभ पंत सागर और कीथम, सूरताल, मोती, रामगढ़ ताल, बखीरा यूपी में याद रखेंगे। हरियाणा में सुल्तानपुर, सूरजकुंड, बड़खल, और हिमाचल में क्या है, ये वाला गोविंद सागर लेक है, ठीक है। उसके बाद 17, एकमात्र भारतीय गवर्नर, जो भारत के गवर्नर जनरल रहे। मैंने बताया था आपको, भारत जैसे आज़ाद हुआ, लास्ट अंग्रेज कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब शक्ति भारतीय आदमी को दी, उनका नाम क्या था, क्या आंसर होगा, उनको राजा जी भी बोलते हैं। बताओ कौन है, राजेंद्र प्रसाद है, पट्टाभी सीतारामैया है, या राजगोपालाचारी, कौन होगा आंसर, आंसर होगा राजगोपालाचारी। इनको क्या कहते हैं, राजा जी, क्या कहते हैं, राजा जी, ठीक है। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री पढ़ाते हुए, यहाँ केवल रिवीजन चल रहा है, क्लास लेने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई। 18, कौन सा सतत विकास के लक्षणों में शामिल नहीं है, कौन है, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, या शिक्षा में सुधार है, कोई नहीं, कौन है, कौन है, शिक्षा में सुधार। देखो SDG सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, ये भी याद रखेंगे आप, कितने हैं, टोटल 17 हैं। थोड़ा सा मेन अपन याद कर लेते हैं। तो SDG 1, SDG किससे संबंधित है, देखो थोड़ा सा इसको ना एक ट्रिक से याद रखेंगे। आदमी गरीब है, पहला आदमी गरीब है, दूसरा गोल कौन सा, गरीब हो तो भाई भूखा भी रहेगा, तो भुखमरी से संबंधित है। आदमी गरीब है तो भुखमरी से मरेगा, और भुखमरी से मरेगा तो पढ़ कैसे पाएगा, तो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से, भुखमरी स्वास्थ्य। तो भाई सही कैसे हो पाएगा, जब आदमी सही ही नहीं है तो पढ़ कैसे पाएगा, किससे संबंधित होगा, शिक्षा से, ठीक है। और शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो फिर समानता कैसे आएगी, जेंडर, लैंगिक समानता, ठीक है। और छठवां जब लैंगिक समानता ही नहीं है, भाई पता ही नहीं है, तो फिर पानी कैसे मिलेगा हमें, क्लीन वाटर कैसे, क्लीन वाटर। और इम्पोर्टेंट एक कौन है, ये याद रखना, 13वां किससे, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। तो ये मेन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 17 SDG हैं। 2015 से 2030 तक इसको ख़त्म, कहाँ से, 2015 से 2030 तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला SDG किससे संबंधित है, गरीबी से। जब गरीब होगा आदमी तो भुखमरी फैलेगी, जब भुखमरी फैलेगी तो आदमी स्वास्थ्य कैसे रह पाएगा, जब स्वास्थ्य नहीं होगा तो आदमी पढ़ कैसे पाएगा, जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो लैंगिक समानता कैसे आएगी। यहाँ तक क्लियर है, 1 2 3 4 5। छठवां क्या है, 6 से याद कर लेना, क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी, 6 60, ठीक है। और 13वां क्या है, क्लाइमेट एक्शन, ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना। चलो नेक्स्ट है, क्या है, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, स्टोरेज होता है, या फिर बताओ कौन होता है, बताओ। तो कंप्यूटर मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या फिर स्टोरेज डिवाइस है। बात सीधी साफ है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अरे जो संदेश देता है वो डिस्प्ले पर ही तो करता है, तो क्या है, आउटपुट डिवाइस हो गया वो। E-कॉमर्स क्या है, ई का जहाँ ई दिखे, जहाँ भी ई दिखे, E-कॉमर्स हुआ, रेडीनेस हुआ, मेडिकल हुआ। ई का मतलब हमेशा क्या होगा वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक, ओके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित है। तो E-कॉमर्स क्या है, पहला कंप्यूटर या उत्पाद को खरीदना, दूसरा इंटरनेट की सहायता से उत्पादन एवं सर्विस खरीदना बेचना, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु खरीदना है बेचना, या वे उत्पाद और सर्विस खरीदना है बेचना जो दुकानों में उपलब्ध नहीं है। बताओ क्या होगा। और इलेक्ट्रॉनिक किसकी सहायता से चलेगा, इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की सहायता। और कॉमर्स भाई बेच खरीद किसके नज़रिए से पाएंगे हम, इंटरनेट जब होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा अपन का, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना और बेचना। 21वां क्वेश्चन क्या है, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का, ये भी याद रखेंगे कि शाही नौसेना विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी क्या है, रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह का कारण क्या था, भाई ये खराब भोजन दे देते हैं,
जाति भेदभाव भी करते थे, कम वेतन भी देते थे। तो आंसर क्या होगा इसका? सभी होगा। ठीक है, ठीक है। और हाँ, जहाज़ का नाम भी पूछ लेते हैं। कौन सा जहाज़ था? तलवार। क्या नाम था? तलवार। जहाज़ का नाम क्या था? तलवार, जिस पे विद्रोह हुआ था। ओके, चलो। उसके बाद रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? अब ये पता है क्यों पूछा है? मैंने आपको बताया था 23 मार्च को 1940 को क्या हुआ? पाकिस्तान की ऑफिशियली डिमांड कर दी लीग ने। पाक डिमांड, पाकिस्तान की डिमांड करती है, इसलिए इसको हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को पूछते हैं इस अधिवेशन को। तो किसने करी थी? अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। ठीक है, किसने करी थी? अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। चलो, और ये कौन है? प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं भारत के। भारत में जनमत निर्माण के मुख्य तत्व क्या है? अरे जो वोटिंग बिहेवियर कौन बनाता है, और राजनीति के बारे में राजनीतिक व्यवहार कौन सिखाता है? प्रेस सिखाती है, शिक्षा संस्थान सिखाते हैं, न्यायिक निर्णय सिखाता है, परिवार सिखाता है। कौन कौन जनमत का निर्माण कौन करता है भाई? टीवी प्रचार आते हैं, साफ सीधी बात है, स्वतंत्र प्रेस। किस क्या जनमत होगा, कौन सा नेता बढ़िया है या कौन है? जनमत निर्माण वही तो करता है, प्रेस ही तो करता है, अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, टीवी न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, 24वां क्वेश्चन अब बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ो। तो सती प्रथा के समय कौन था जनरल? और शारदा एक्ट के क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं है। ठगी प्रथा के समय कौन था? दास प्रथा के समय कौन था? बताओ। सती प्रथा के समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, सती प्रथा समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब थे, 1828। उसके बाद शारदा एक्ट, ये कब है? शारदा एक्ट के समय कौन रहे हैं भाई साहब? बताओ। 1929 के समय कौन है? और ठगी प्रथा विलियम बेंटिक, दास एलन वेरो। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? शारदा एक्ट होगा, क्योंकि इसके समय कौन थे? लॉर्ड एलन वेरो नहीं थे। कौन थे? लॉर्ड एलन वेरो की जगह लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। ठगी प्रथा तो ठगते थे, कौन था? विलियम बेंटिक। अच्छा, लेकिन ठगी प्रथा के समय तो गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। लेकिन विलियम बेंटिक ने किसको नेतृत्व सौंपा इसका कि भाई जाओ तुम इसको खत्म करो? किसने नेतृत्व करता? कौन थे? कौन थे नेतृत्व करता? कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन, प्लीज याद रखें, कैप्टन कौन थे? स्लीमैन। ओके। दास प्रथा के समय कौन था? लॉर्ड एलन वेरो। तो दो टाइम पे कौन है? देखो क्या है, सॉरी मैं कह रहा हूँ लॉर्ड एलन वेरो। एक टाइम पे कौन है? दास प्रथा के समय कौन है? लॉर्ड एलन वेरो। ठगी की प्रथा के समय कौन है? कौन आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक और देखो, सती प्रथा और ठगी प्रथा किसने खत्म करवाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और दास प्रथा किसने खत्म करवाई? लॉर्ड एलन वेरो ने। और शारदा एक्ट के समय कौन था? शारदा एक्ट बाल विवाह अधिनियम था, कौन था इसके समय? लॉर्ड इरविन। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, और 4 में से अगर ऑप्शन नहीं रखेगा तो एक वाले से पूछ लेगा, 2 रख के पूछ लेगा, इसलिए रट जाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सती के समय विलियम बेंटिक थे, शारदा के समय इरविन थे, ठगी और दास प्रथा के समय विलियम बेंटिक और एलन वेरो। ओके। 25वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों को कहाँ से लिया गया है? बात सीधी साफ है, हमने आपातकालीन शक्ति कहाँ से ली गई है ये बताओ। स्पेन के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान का निर्माण वाली क्लास में, पॉलिटी वाली क्लास में मैंने सब बताया है कि अब यूएसए से क्या लिया गया था, स्पेन से क्या लिया है, फ्रांस से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या क्या लिया है। तो आंसर क्या होगा इसका? जर्मनी के वाइमर संविधान से। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइमर संविधान कहाँ का है, तो यहीं छुपा है इसका आंसर, कहाँ का है? जर्मनी से। आयरलैंड से हमने क्या लिया? DPSPs लिए। फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रीडम ली हमने। ठीक है, चलो। तो 25 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। ये थोड़ा सा मैं आराम से, अभी मैं PDF नहीं बनाता कि उसके लिए फिर बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। और प्लीज़ कमेंट करना। और भाई सब्जेक्ट भी, सोशियोलॉजी वाली की भी आपको
प्लेलिस्ट बनी हुई है और देखते रहना है सब चीज़ों को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, जय हिंद।